तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, वो है हमारा जियोग्राफी का। तो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और वो भी नोट्स के साथ। अगर आपको चाहिए नोट्स तो साथ साथ नोट्स भी करते जाइए। तो देखिए हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और फिर डेवलपमेंट क्या हुआ है, फिर हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इसके अंदर सॉइल। थोड़ा बड़ा टॉपिक है सॉइल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ कि जो सॉइल टॉपिक है वो ज़रूर देखना आप इस वीडियो के अंदर। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आता है और उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, तो ज़रूर समझना आप, वो हम समझेंगे लास्ट के अंदर। तो शुरू करते हैं हम कि आप नोट्स भी कर लेना साथ साथ और चैप्टर भी पढ़ लेना। तो हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात आती है हमारी कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज के बारे में तो आपने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ा था, इसके अंदर भी जियोग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज वाला था। तो उसके अंदर आपने ये तो जान लिया होगा कि रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन। ये तो आपने जाना ही होगा कि रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। देखिए सबसे पहले बात आती है अपने रिसोर्स की। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है कि वो सब कुछ चीज़ें जो कि हमारे नीड को सेटिस्फाई करे, जिसकी हमें ज़रूरत हो, जो हमारे काम आए, उसी को बोलेंगे हम रिसोर्स। वो लिविंग भी हो सकती है या फिर नॉन लिविंग भी हो सकती है, मतलब कि वो जैविक भी हो सकती है या फिर अजैविक, जीवित भी हो सकती है या फिर मृत भी हो सकती है। तो वो दोनों चीज़ें हमें रिसोर्स के रूप में यूज़ में लेते हैं। सो व्हाट इज डेफिनेशन, एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। वो सब कुछ जो कि हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करे, संतुष्टि प्राप्त करे, उसी को बोलेंगे हम रिसोर्स। तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए पक्का। तो अब देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल रिसोर्स का एग्जाम्पल। तो सबसे पहला अपना एग्जाम्पल है ह्यूमंस, फूड। जो हम खाना खाते हैं, वो जो फूड है हमारा, वो एक रिसोर्स का एग्जाम्पल ही तो है, क्योंकि फूड हमारे यूज़ में आ रहा है और हमारी नीड यानी ज़रूरत को सेटिस्फाई कर रहा है। फूड हम क्यों खाते हैं, एनर्जी गेन करने के लिए। तो एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए, तो हमारी ज़रूरत पूरी कर रहा है फूड, तो रिसोर्स के रूप में यूज़ में आ रहा है, तो बोलेंगे हम क्या, इट इज़ ए रिसोर्स। दूसरी बात ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स भी एक तरह की हमारी क्या है, रिसोर्स में आते हैं। ह्यूमन भी एक तरह की क्या है, रिसोर्स है। अब देख लेते हैं हम कुछ, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना। देखिए ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे ह्यूमन बींग्स है। इस ट्रायंगल के ऊपर यहाँ पर, इस ट्रायंगल के ऊपर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा नेचर, ठीक है। इस ट्रायंगल के नीचे टेक्नोलॉजी और हमारा है इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेचर का यूज़ करके, ह्यूमन बींग्स नेचर का यूज़ करके टेक्नोलॉजी से उसका यूज़ करते हैं। ह्यूमन बींग्स देखो, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी से नेचर में जो भी थिंग्स है, वो जो टेक्नोलॉजी से जो नेचर के अंदर थिंग्स प्रेजेंट है, उनको टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ाते हैं, यूज़ लेते हैं रिसोर्स के रूप में। और उनमें अगर टेक्नोलॉजी आएगी तभी तो इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ह्यूमन बींग्स, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस और नेचर, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है। एक की बात से कनेक्ट है दोनों, कि जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो नेचर का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, और टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो इंस्टीट्यूशन नहीं बनेंगे। तो तीनों अपने एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो यही बात समझाना चाहता था। तो अब हम देखने वाले हैं कि रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारा जो रिसोर्स है उसको 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। उन 4 टाइप्स के अंदर सबसे पहला आता है अपना ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर, इन सभी को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर। तो सबसे पहले अपना बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स होस्टिबिलिटी, मतलब कि वो खत्म होंगे या नहीं खत्म होंगे। एक्स होस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, या वो खत्म होंगे या फिर ना होंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्स होस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट थे। इन 5 पॉइंट में सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सबसे पहली बात आ जाती है अपने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर, तो ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहला बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा है एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक। तो बायोटिक और
बारे में आपने जो अपने लोअर क्लासेस है उनमें पढ़ा होगा, लेकिन अभी हम और पढ़ लेंगे क्योंकि इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होगा, जरूरी है ये बायोटिक और एबायोटिक। तो देखिए बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं दोज रिसोर्सेज विच आर लिविंग, जो रिसोर्सेज जीवित है, जैविक बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। इनऑर्गेनिक तो हमारा होता है अजैविक और ऑर्गेनिक होता है हमारा बायोटिक। सो बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग, ऑर्गेनिक, जैविक, जीवित। ठीक है, आपको इतना रखना है बायोटिक रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को कहते हैं जो कि लिविंग हो। अब हम इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे? सिंपल सी बात है, अभी एग्जाम्पल लिया था आपने क्या, ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स क्या है? ह्यूमन बींग्स बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर भी तो आते हैं। ठीक है, प्लांट्स की बात कर लेते हैं, प्लांट्स भी बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। एनिमल्स की बात कर लेते हैं, एनिमल्स भी किस में आते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। तो अब अपना दूसरा है एबायोटिक रिसोर्सेज। क्लियर है ना? ठीक है, हमारा एग्जाम्पल क्या था? मैन और एनिमल्स था बायोटिक रिसोर्सेज का एग्जाम्पल। ओके, इतनी बात क्लियर है आपके सामने? अपना दूसरा आ जाता है एबायोटिक रिसोर्सेज। तो एबायोटिक रिसोर्सेज मतलब कि बायोटिक का उल्टा कर दो। बायोटिक क्या थे? कि जो लिविंग हो, तो एबायोटिक क्या होंगे? दोज रिसोर्सेज विच आर नॉन लिविंग, जो कि जीवित ना हो, जो कि जैविक ना हो, मीन्स दैट इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। ठीक है, जो कि नॉन लिविंग हो उन्हें बोलेंगे एबायोटिक। अब एग्जाम्पल तो आप खुद भी बता सकते हो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? सिंपल सी बात है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपने टेबल हो गया। अब टेबल हमारे यूज़ में तो आ रहा है ना, बैठने के यूज में आ रहा है, तो वो रिसोर्स है। और हम ले सकते हैं एग्जाम्पल फैन का, या फिर बोथ, जो कि लिविंग ना हो, मीन्स दैट दीज आर नॉन लिविंग, वी कैन से दैट दीज रिसोर्सेज आर एबायोटिक रिसोर्सेज। तो ठीक है, बायोटिक एबायोटिक क्लियर है, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन भी आपके क्लियर है। तो अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं अपने। अब अगला आ जाता है अपना ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर, तो एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है इन्हें। पहला अपना रीन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है अपना नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज को उन रिसोर्सेज को कहते हैं जिनको रिन्यू किया जा सकते हैं, दोबारा बनाया जा सके, दोबारा फॉर्म किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके, उनको बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो गया? जिनको हम नहीं बना सकते, भाई हमारे पॉसिबल नहीं है कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बना सके, सो विच कैन नॉट बी रिन्यूड। तो अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या होगा? जैसे हमारा हो गया फॉरेस्ट। अब देखिए बात कर ले हम फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट को हम पेड़ लगा के फॉरेस्ट को दोबारा बना सकते हैं ना, वाटर भी बना सकते हैं, H2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, H2 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर बात है। अब देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या होता है? बहुत एग्जांपल है। कोल है, कोल को हम दोबारा नहीं बना सकते, एक बार खत्म हो गया तो भाई हो गया। नेचुरल गैस है अपनी, इसको भी हम वापस नहीं बना सकते, LPG मान लो। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं अगली पर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर, तो ओनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज को हम डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स में। पहला अपना इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल और फोर्थ इंटरनेशनल। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है? देखिए सिंपली आपको बिना लिखे बता देता हूँ, आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस होना थोड़ा जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उन्हें लिख सकते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं जो कि एक सिंगल पर्सन का है, किसी भी व्यक्ति की खुद की प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, तो उन्हीं को बोलेंगे हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मान लीजिए कोई आपका खेत है, अब वो खेत आपका है, यानी कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो हम बोल सकते हैं कि वो खेत जो आपका फील्ड है वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। ठीक है, सो इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज इन व्हिच ए पर्सन एन इंडिविजुअल हैज ओन प्रॉपर्टी, यानी उसकी खुद की प्रॉपर्टी है वो। एक पर्सन या 2 पर्सन संभाल सके उसको, तो वो खुद की कहलाती है। दूसरा कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के नाम से आप जान गए होंगे कि कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब बहुत लोग, कम्युनिटी एक कम्युनिटी संभाल रही हो उसे, बहुत लोग संभाल रहे हो उसे, पब्लिक का हो, एक व्यक्ति का ना हो, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का हो, और वो मतलब कह सकते हैं पब्लिक का हो। अब कम्युनिटी रिसोर्स का एग्जाम्पल कैसे दे? एग्जाम्पल भाई बहुत ईजी है। हमारा एग्जाम्पल बात करें हम होटल की, तो वैसे तो होटल उसकी प्रॉपर्टी, लेकिन होटल में हर व्यक्ति, हर कास्ट का कोई भी होटल के अंदर जा सकता है। ठीक है, और बात कर ले हम जैसे अपने गार्डन्स की। ठीक है, गार्डन्स भी एक पर्सन की नहीं है। पार्क से बात कर ले हम, शॉपिंग मॉल्स की बात कर ले, तो वहाँ पर सभी जा सकता है, मतलब वो कम्युनिटी रिसोर्स है। ठीक है, तो अगली बात आ जाती है अपनी नेशनल रिसोर्सेज की। नेशनल रिसोर्सेज का मतलब किसी भी एक पर्सन का नहीं है वो, नहीं तो किसी इंडिविजुअल का है, और नहीं किसी कम्युनिटी का है, और वो है पूरे नेशन का।
पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का है वो रिसोर्स, उसी को बोलेंगे हम नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे हम बात कर ले एग्जाम्पल लेक्स की, झील बोल सकते हैं हम, रिवर्स की बात कर ले। ठीक है, लेक्स और रिवर्स ये दोनों हमारी प्रॉपर्टी नहीं है और न ही किसी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, ये पूरी नेशनल यानी राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, पूरे देश की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। अगला आ जाता है अपना फोर्थ लास्ट है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं जो कि नहीं तो किसी देश का है, ठीक है, नहीं किसी कम्युनिटी का है और नहीं किसी इंडिविजुअल पर्सन का है। ये तो कौन डिसाइड करता है? यूएन डिसाइड करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये डिसाइड करता होगा। तो ये डिसाइड करता है ना कि कोई इंडिविजुअल पर्सन डिसाइड करे। जैसे कि हमारे एग्जांपल लेके देखिए, हम कोई ओशियन है अपना, सी मान लो, समुद्र मान लो। अब समुद्र हमारा अरेबियन सी की बात करें तो वो दूसरे देशों में भी तो है ना, तो वो हमारी इंडिया का भी तो नहीं है, बहुत देशों का भी है। तो बोल सकते हैं हम कि वो सभी का हो जो रिसोर्स, उसी को बोलेंगे हम इंटरनेशनल रिसोर्स। एग्जाम्पल एक अच्छे से समझाता हूँ, समझना। स्पेस है अपना, स्पेस या फिर मून मान लो। स्पेस और मून है, ये दोनों, स्पेस किसका है? अकेले पर्सन का है? नहीं है। मून किसका है? अकेले का नहीं है। ये पूरी इंटरनेशनल रिसोर्स है, मीन्स दैट ये सभी कंट्रीज का है, किसी एक इंडिविजुअल कंट्री का नहीं है रिसोर्स। ओके, अब अगली बार चलते हैं। अब चलता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज को 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहली बात आती है अपनी पोटेंशियल रिसोर्स की। तो देखिए, पोटेंशियल रिसोर्स किसे कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स उन रिसोर्सेज को कहते हैं, मान लीजिए कोई भी रिसोर्स अपने पास है, हमारे पास कोई भी रिसोर्स है, ठीक है, तो उस रिसोर्स को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो है तो शुरू, हमारे पास वो रिसोर्स है लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे। क्यों यूज़ नहीं करें? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी तो है लेकिन भाई वो रिसोर्स के लिए हमें बहुत पैसे चाहिए। हमें क्या चाहिए उसके लिए? मनी चाहिए, मनी। ठीक है, मनी नहीं है उसके लिए हमारे पास, मीन्स दैट मनी नहीं है, पैसे नहीं है। तो एग्जाम्पल लेके राजस्थान की, राजस्थान ले लो या फिर गुजरात। राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी तो बहुत है, लेकिन अब सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए इतने पैसे नहीं है व्यक्तियों के पास, सरकार के पास नहीं, इतने पैसे लगाए कहाँ पर? वहाँ पे करोड़ों का बहुत लग सकता है। तो राजस्थान गुजरात विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत पड़ा है, लेकिन वहाँ पर उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो दूसरा रिसोर्स है अपना डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है? डेवलप्ड रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को कहते हैं जो रिसोर्सेज हमारे पास है, ठीक है, जो रिसोर्सेज हमारे पास है लेकिन अभी उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं वो हम अभी प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, टेक्नोलॉजी है, यूज़ कर रहे हैं, डर भी है उसका कभी पूरा नहीं होता है। एग्जाम्पल ले ले कोल, कोल को हम अभी यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंटली कोल को यूज़ कर रहे हैं। एलपीजी यानी नेचुरल गैस की बात कर ले हम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो उसको भी यूज़ कर रहे हैं। तो उन रिसोर्सेज को बोलते हैं हम करंटली यूज़ करें डेवलप्ड रिसोर्सेज। स्टॉक, अब रिसोर्सेज की बात आ जाती है। तो स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो कि हमारे पास उस रिसोर्सेज को करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्स अपने पास, लेकिन उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। कैसे नहीं है? साइंस की बात कर ले, जैसे कि अपनी बात आ जाती है O2+ के अंदर CO, ठीक है, सॉरी CO2 नहीं, हाइड्रोजन। साइंस है ना अपनी, तो साइंस तो बाहर आ जाती है अपनी। सो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या आता है? H2 बनता है। सभी को पता है कि जब हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन से जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो बनता है क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है, पानी बनता है। तो उस पानी को बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक, क्योंकि अगर पानी होगा तो हम बिजली बना सकें। लेकिन ये तो पता है सभी को कि ऐसे बनता है, लेकिन अभी ट्राई नहीं किया गया, मतलब स्टॉक के अंदर नहीं है वो। तो रिजर्व रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिजर्व रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं जो कि हमारे पास है रिसोर्स, लेकिन हम उन्हें थोड़ी मात्रा के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। पूरी नहीं करना है हमें रिसोर्स, उन्हें बचाना है ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उन्हें यूज़ कर सके, तो उन्हें बोलते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। अब बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि किया जा रहा है और किया जाता है, लेकिन वो इस प्रकार किया जाता है कि हमारे जो नेचर है उसको कोई भी प्रकार का नुकसान ना हो। सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ज़रूरी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत नोटिस रखना हमेशा आप। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट
द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। ऐसा कोई भी डेवलपमेंट जो कि किया जा रहा हो, लेकिन इस डेवलपमेंट से हमारा जो इन्वायरमेंट पर्यावरण है उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए इस डेवलपमेंट से। ये बात ध्यान होनी चाहिए। क्लियर है बात? ये भी बात क्लियर है? ओके। अब देखिए एक बात बतानी है आपको, जून, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जून 1992 के अंदर जो कंट्रीज हैं उनके हेड, जो कंट्रीज है उनके हेड्स बोल सकते हैं, सभी कंट्रीज मान लो 3 4 10 15 कंट्रीज मान लो, उनके हेड मिले थे रियो दी जेनेरियो के अंदर। कहाँ पर मिले थे? रियो दी जेनेरियो के अंदर। तो यहाँ पर मिले थे, तो यहाँ पर मिलकर उन सभी ने बात की थी इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कैसे करें। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की थी सभी ने, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात, क्योंकि इन्वायरमेंट से को नुकसान हो रहा था, क्योंकि रिसोर्सेज के कारण, कुछ फैक्ट्रीज के कारण, इंडस्ट्रीज के कारण, तो उन्होंने इसके लिए बात की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियो दी जेनेरियो के अंदर कंट्रीज के हेड्स ने कब किया था ऐसा? तो 1992 के अंदर, जून के अंदर। तो ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता दिया, आपकी बुक के अंदर भी दी हुई है। फिर अपना अगला टॉपिक आता है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। तो थोड़ा समझ लेते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझना जरूरी है आप। तो रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया क्या है? कि रिसोर्स प्लानिंग इज डन इन इंडिया टू कंजर्व द रिसोर्सेज सो दैट द फ्यूचर जनरेशन कैन इजीली यूज द रिसोर्सेज, those resources which are at the edge of extinction and the planning is done to conserve them। समझो, बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट है, बस इतनी बात याद रखो, बाकी का छोड़ दो। हमें कहा गया है कि रिसोर्स प्लानिंग की गई इंडिया के अंदर, हमारे जो इंडिया है उसके अंदर रिसोर्सेज के लिए प्लानिंग की गई कि रिसोर्सेज को कैसे बताया जाए। तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया के अंदर इसलिए की गई क्योंकि जो रिसोर्सेज थे उन्हें बचाने के लिए, ताकि जो हमारी आने वाली फ्यूचर की जो जनरेशन है वो भी उन्हें आराम से, इजीली से यूज कर सके। और ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक्सटिंक्शन, एक वर्ड आया अपने यहाँ पे, एक्सटिंक्शन, ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक्सटिंक्शन पर थे, मतलब खत्म होने की कगार पर थे, ठीक है, एज ऑफ एक्सटिंक्शन यानी खत्म होने की कगार पर थे, उन रिसोर्सेज को प्लानिंग की गई बचाने के लिए, ताकि वो उन्हें बचा सके और जो आने वाली फ्यूचर की जनरेशन है अपनी, उन्हें भी दे सके, ठीक है, वो भी यूज़ कर सके उन्हें इजीली। तो ये थी अपनी रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। अब अगला टॉपिक पर चलते हैं। फिर अपना अगला टॉपिक आता है लैंड। तो देखिए अपनी जो लैंड है उसके अंदर ये बात आपको पता होना चाहिए, प्लेन्स, माउंटेन्स और प्लेट्यूज है, 3 चीज़ें हैं। तो 3 चीज़ों के अंदर कितनी 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 हैं? तो प्लेन्स, साफ समतल भूमि, कहाँ पर है? 43% है 100% में से, यहाँ पर 43% प्लेन्स है। और माउंटेन्स कितनी परसेंट है? माउंटेन्स है 30% माउंटेन्स है और 27% प्लेट्यूज। तो ये बात याद रखना, 43% प्लेन्स, 30% माउंटेन्स और 27% प्लेट्यूज। ओके, एक बात और सीखो कि सबसे पहले सबसे हमें जो दिखती है, सबसे ऊपर की लेयर को बोलते हैं हम टॉप सॉइल और द अपर सॉइल लेयर, टॉप सॉइल बोलते हैं। फिर जब हम उससे नीचे आते हैं तो हमारी सॉइल आ जाती है सब सॉइल, जिसके अंदर छोटे छोटे वेदर रॉक्स के टुकड़े आ जाते हैं और क्ले भी होती है उसके अंदर। फिर आ जाता है सबस्ट्रेटम, जिसमें बड़ी रॉक के मटेरियल आते हैं। और फिर लास्ट में अपनी आ जाती है अनवेदर्ड, जो कि बहुत ही बैड रॉक होती है, जहाँ पर हम बहुत मोटे मोटे हमारे रॉक्स के टुकड़े आते हैं। हम पढ़ लेते हैं लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? सो व्हाट इज द लैंड डिग्रेडेशन? वी कैन से द डिक्रीज इन द फर्टिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल। हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी और क्वालिटी के अंदर कमी आना, उसी को बोलेंगे हम लैंड डिग्रेडेशन। तो ये लैंड डिग्रेडेशन किस कारण से होता है, ये मैं आपको 4 कारण बताता हूँ। अगर 100% ये 4 कारण आपको आने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको आते हैं या फिर आप इनको पढ़कर जान जाते हैं तो मुझे कमेंट में बोलिए यस यस सर, यस सर, यस 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 यस, ऐसे बोलिए, ठीक है। तो 4 कारण पढ़ लेते हैं। पहला है ड्यू टू ओवर रेनिंग। सबसे यानी बहुत अगर रेन्स हो जाती है तो हमारी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो एक दूसरी जगह चली जाती है। तो ज़्यादा रेनिंग होने से भी हमारी सॉइल की डिग्रेडेशन आती है।
जिसमें से जो हमारी इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है वो तो धुल जाते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण हमारी जो सॉइल की डिग्रेडेशन हो जाती है। तो दूसरा कारण अपना ओवर ग्रेजिंग। जो राजस्थान के इलाके हैं, गुजरात के इलाके हैं, यहाँ पर भेड़ बकरियों को ज़्यादा चराया जाता है, ग्रेजिंग किया जाता है। तो ज़्यादा ग्रेजिंग कराने से क्या होता है कि जो घास होती है इसके ऊपर हमारी जो मिट्टी पर, तो वो घास तो अट जाती है, तो जिसके कारण जो हवा आती है, विंड आती है, उससे वो बहकर दूसरी जगह चली जाती है। ड्यू टू मोर प्लविंग, कोई कहा जाए देखते हैं हम कि ज़्यादा जोता जाता है खेत को, तो जिससे क्या होता है कि ज़मीन उखड़ती है, तो ज़मीन उखड़ने से वो भी बहकर चली जाएगी। ओवर इरिगेशन, हाँ, कहाँ पर ज़्यादा पानी दे देते हैं, ज़्यादा इरिगेट कर देते हैं खेत को, तो उसके कारण भी हो जाता है। अब देखिए सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन के अंदर क्या है डिफरेंस, इतना ही है बस इनकी डेफिनेशन का। हमारी डिग्रेडेशन क्या, सॉइल की फर्टिलिटी के अंदर डिक्रीज आ रहा था, क्वालिटी के अंदर डिक्रीज आ रहा था। लेकिन हमारे जो सॉइल इरोजन है वो से क्या कहेंगे हम कि अगर मान लीजिए हमारी कापर मिट्टी है, तो उस मिट्टी से रन ऑफ हो जाना, मिट्टी कटकर दूसरी जगह चले जाना, उसी को बोलते हैं हम सॉइल का इरोजन। तो इसी के 4 जो हमारे कारण थे डिग्रेडेशन के, वो हमारे सॉइल इरोजन के अंदर हो जाएंगे। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ दी सॉइल। तो टाइप्स ऑफ सॉइल ये मैं आपको पहले शुरुआत में बता चुका हूँ, यह टॉपिक आप जरूर देखना क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है इस टाइप्स ऑफ सॉइल के अंदर एलुवियल सॉइल। देखिए एलुवियल सॉइल क्या है, मोस्ट वाइड स्प्रेड्स। जो हमारी एलुवियल सॉइल है वो सबसे ज़्यादा फैली हुई है, सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर हमारी एलुवियल सॉइल है। और दूसरी बात करें कि ये बहुत ही फर्टाइल है। और तीसरी बात करें तो ये क्या, या इसके लिए इस पर कौन सी फसल उगानी चाहिए, शुगर केयर उगाना चाहिए और पैडी भी उगानी चाहिए, क्रॉप्स, ठीक है। तो अब देख लीजिए दूसरी टाइप्स ऑफ सॉइल के अंदर अपना दूसरा आ जाता है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल क्या होता है कि कॉटन उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसको कॉटन ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। तो ये बात याद रखना कि कॉटन उगाने के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट होती है, तो ब्लैक सॉइल बेस्ट होती है। फिर इसका दूसरा फीचर ये है कि इसकी कैपेसिटी हाई होती है मॉइस्चर को स्टोर करने के लिए, कि मॉइस्चर को ये ज़्यादा समय के लिए स्टोर कर रहती है। और ये जगह कहाँ पर है, ये नॉर्थ वेस्टर्न डिक्कन प्लेट्यू है, जो मालवा प्लेट्यू है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। क्लियर है। फिर आ जाती है रेड एंड येलो सॉइल। ये कहाँ पर होती है, ये जहाँ पर कम रेनफॉल होती है ना उस जगह पर ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसकी जो ये कहाँ पर रहती है, अपनी प्रेजेंट होती है छत्तीसगढ़ यूपी पे। और ये ज़्यादा फर्टिलिटी भी इसकी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि ह्यूमस होता है वो कम होता है। ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो ये छत्तीसगढ़ और यूपी यानी उत्तर प्रदेश के इलाकों में होती है। होता है अपना लेटराइट सॉइल। तो ये हमारी जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है और ज़्यादा टेम्परेचर यानी ज़्यादा तापमान होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर ह्यूमस हमारा कम होता है, मतलब ह्यूमस कम है तो इसकी फर्टिलिटी भी कम होगी, ठीक है। तो और ये प्रेजेंट होती है हमारी कर्नाटका, यहाँ पर केरल में और तमिलनाडु, यहाँ पे बहुत बरसात होती है ना, बारिश होती है जिस कारण। फाइनल टॉपिक आ जाता है एरिड सॉइल का। इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक है सबक। तो एरिड सॉइल की देख लेते हैं, रेड और ब्राउन होती है कलर के अंदर, और इसको ये सैंडी और सैलिनिटी होती है इसके अंदर, यानी रेतीली भी होती है जो नमकीनी भी होती है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जहाँ पर क्लाइमेट इसका ड्राई हो और टेम्परेचर हाई हो, ड्राई हो क्लाइमेट, टेम्परेचर हो हाई में ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए, यहाँ पर अगर कोई भी फसल उगाते हैं तो उसके लिए हमें इरिगेशन प्रॉपर चाहिए, अच्छी चाहिए, और ये राजस्थान के इलाकों में प्रेजेंट पाई जाती है। ओके, हमारा एक टॉपिक और आ गया फॉरेस्ट सॉइल। ओके, तो फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है, जहाँ पर हिली रीजन यानी पहाड़ों के इलाकों में ये प्रेजेंट होती है, फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और ये मीडियम रेनफॉल पर होती है, फर्टाइल भी होती है, लोमी भी होती है और सिल्टी भी होती है। और सॉरी फर्टाइल नहीं होती है, ये होती है लेस फर्टाइल। इसके अंदर ये फर्टाइल कम होती है थोड़ी, और ये एसिडिक टेम्परेचर के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी जहाँ पर ये प्रेजेंट होती है वहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है वो एसिडिक होता है। तो इसी के साथ अपना टाइप्स ऑफ सॉइल भी हो जाता है क्लियर। चैप्टर अपना फर्स्ट हो गया क्लियर। तो इसी के साथ अपनी बातें क्लियर हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको कुछ अगला टॉपिक कुछ पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, आपकी इच्छा से बता दीजिए, मुझे कमेंट में बताऊँगा। तो अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, ठीक है, बाय बाय।